नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है ध्वनि और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 11 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे ध्वनि का उत्पादन, दूसरा टॉपिक है हमारा ध्वनि का संचरण और इसी टॉपिक में हम जानेंगे ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल। तीसरे टॉपिक में हम जानेंगे ध्वनि का परावर्तन और इसी में हम जानेंगे प्रतिध्वनि, अनुरणन और ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। फोर्थ टॉपिक है हमारा श्रव्यता का परिसर। पांचवें टॉपिक में हम जानेंगे प्राध्वनि के अनुप्रयोग। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और टोटल 70 प्रश्न हैं जो एडवांस तक लिए गए हैं, बेसिक से आप देख सकते हैं। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे दे कि इस चैप्टर में उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो हाईलाइट किया गया है और कुछ बेसिक जानकारी भी हाईलाइट किया गया है जो आपको बताया जाएगा आसान भाषा में। और हाँ, वीडियो के अंत में हम एनसीईआरटी के 70 एमसीक्यूज भी करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। अध्याय 11 ध्वनि। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा ध्वनि का बेसिक जान लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ध्वनि हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। यह कंपन से बनती है और यह तरंगों के रूप में चलती है और बिना माध्यम के नहीं फैल सकती। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी और यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो भी आपको बताया जा रहा। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। और इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में यह किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ध्वनि का उत्पादन। तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स बताए जाएंगे, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद क्रियाकलाप में जो बताया गया उसे भी जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्रियाकलाप 11.1 और क्रियाकलाप 11.2 और क्रियाकलाप 11.3। तो इसमें से जो जो निष्कर्ष निकलेगा क्रियाकलाप के द्वारा वो भी आपको बताया जाएगा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ध्वनि का उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे इसके उदाहरण हो गए तानपुरा, तबला, गिटार या ट्यूनिंग फॉर्क, यानी कांपते हुए आवाज करती है। और ध्वनि हमेशा किसी कंपनशील वस्तु से पैदा होती है। और ध्वनि का उत्पादन में जो जो क्रियाकलाप 3 किए गए हैं उसके द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि ध्वनि का उत्पन्न कैसे होता है। तो क्रियाकलाप 11.1 से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम टेबल पर ट्यूनिंग फॉर्क बजाते हैं तो कान के पास रखते हैं तो ध्वनि सुनाई देती है। और क्रियाकलाप 11.2 में यह बताया गया है कि कंपन करती हुई घंटी को पानी में डुबोते हैं तो पानी में लहरें दिखाई देती हैं। और क्रियाकलाप 11.3 में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को पानी से भरे बर्तन में रखते हैं तो पानी हिलने लगती है। तो इस टॉपिक से यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि कंपन से बनती है और चारों ओर तरंगों के रूप में फैलती है। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताने का प्रयास किया गया है कि उपरोक्त क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसके द्वारा यही निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि कंपन से बनती है और चारों ओर तरंगों के रूप में फैलती है। अब यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया उससे भी जान लेते हैं।
तो जैसे कि हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा, खुरचकर, रगड़कर, वायु फूंककर या उसको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। और ऊपर के क्रियाकलापों में हम वस्तु को कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। और मनुष्यों में वाक्य ध्वनि उसके वाक्य तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। अब जानते हैं ध्वनि का संचरण यानी ध्वनि का संचारण। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि को फैलने के लिए माध्यम चाहिए जैसे कि वायु, जल, ठोस। और इसे भी याद रखिएगा कि निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती। और इसे भी याद रखिएगा कि ध्वनि माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलती है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्वनि का संचरण क्या होता है। अब यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा और इसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको पिछली क्रियाकलाप के द्वारा ही बताया गया कि हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है और ध्वनि को फैलने के लिए माध्यम चाहिए जैसे कि वायु, जल, ठोस और द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। और यह माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। अगला हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। और ये वाला जो पॉइंट हाईलाइट किया गया यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो इसे याद रखिएगा कि माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। और इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी है कि ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। और इस पॉइंट को समझने के लिए हम चित्र 11.4 को पहले देखेंगे। तो जैसा कि आप चित्र 11.4 में देख रहे हैं, कंपमान वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न तथा विरलन की श्रेणी उत्पन्न करते हुए। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जब वस्तु कंपन करती है यानी आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। और यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगे बनते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। तो याद रखिएगा, जब वस्तु कंपन करती है यानी आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। और इसे भी याद रखिएगा कि यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगे बनते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। और यहाँ पर जो बताया गया ये बेसिक जानकारी है कि किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व और अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। और इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। अगला टॉपिक है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो क्रियाकलाप 11.4 के अनुसार यह बताने का प्रयास किया गया है कि सिलिंकी यानी कि स्प्रिंग को आगे पीछे हिलाते हैं तो संपीड़न और विरलन बनते हैं। जैसा कि चित्र 11.5 में आप देख सकते हैं, जब सिलिंकी को यानी स्प्रिंग को आगे पीछे हिलाते हैं तो संपीड़न और विरलन बनते हैं। आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि तरंगे संकुचन प्रसार से बनती हैं। तो याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे संकुचन प्रसार से बनती है। और उस क्षेत्रों को जहाँ की सिलंकी की कुंडलियाँ आसपास आ जाती हैं संपीड़न, और उस क्षेत्रों को जहाँ की कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती हैं विरलन कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं, आप चित्र देखकर भी समझ सकते हैं कि सिलंकी की कुंडलियाँ पास पास आ जाती हैं तो संपीड़न, और उस क्षेत्र को जहाँ की कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती हैं विरलन कहते हैं। अगला हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती हैं। अब जानते हैं अनुप्रस्थ तरंगे क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तो याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। और किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाले तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। तो इस उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे कि किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखने वाला तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब जानते हैं ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। 11.2.2
ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि तरंग के समझने के लिए 3 मुख्य बातें होती हैं। पहला यहाँ बताया गया है आवृत्ति, तो मतलब 1 सेकंड में तरंग कितनी बार दोहराई जा रही है। तो आवृत्ति को ऐसे समझिएगा कि कितनी बार कंपन होता है, आवाज तीखी या भारी। इसका उदाहरण ऐसे समझिएगा कि अगर कोई ढोल 10 बार कांपता है तो 1 सेकंड में तो उसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज होगी। आवृत्ति ज़्यादा तो आवाज़ तेज तीखी लगेगी, आवृत्ति कम तो आवाज़ भारी और गहरी लगेगी। दूसरा है आयाम, तो याद रखिएगा कि यह तरंग की ऊंचाई है। ज़्यादा आयाम मतलब ध्वनि जोर से सुनाई देगी यानी लाउड स्पीकर, और कम आयाम यानी ध्वनि धीमी सुनाई देगी यानी सॉफ्ट। तीसरा है वेग यानी स्पीड, यानी तरंग कितनी तेजी से माध्यम में आगे बढ़ रही है। और ध्वनि का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। हवा में 343 मीटर प्रति सेकेंड, पानी में 1500 मीटर प्रति सेकेंड, और लोहे में यानी लहरों में शायद 5000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। वेग यानी स्पीड, तरंग कितनी तेजी से माध्यम में आगे बढ़ रही है, और ध्वनि का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। और इसमें याद रखिएगा कि हवा में 343 मीटर प्रति सेकेंड, और पानी में 1500 मीटर प्रति सेकेंड, और लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग को ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि ध्वनि की गति जो माध्यम पर निर्भर करती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे समझने के लिए चित्र 11.6 का ए तथा 11.6 का बी को समझते हैं। पहले जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो ए और बी में दिखाया गया है कि ध्वनि कैसे संकुचन और विरल के रूप में फैलती है। और चित्र 11.6 का सी में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि तरंग को ग्राफ के रूप में दिखाया गया है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ऊंचाई ए आयाम है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, और एक पूरी लहर पूरा होने का समय आवर्त काल यानी पीरियड टी, और 1 सेकेंड में कितनी लहरें पूरी होती हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी भी। तो चित्र 11.6 का ए और 11.6 का बी प्रदर्शित करते हैं कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। और संपीड़न वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं, और इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है चित्र 11.6 का बी में। चित्र 11.6 का सी यह दर्शाता है कि शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। और इसे भी याद रखिएगा कि विरलन निम्न क्षेत्र दाब के क्षेत्र हैं जहां कण दूर दूर हो जाते हैं। अगला हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 क्रमागत संपीड़नों तथा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और इसे भी याद रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से निरूपित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक मीटर है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ध्वनि किसी माध्यम में, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, यह पॉइंट कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। तो याद रखिएगा, माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है, और घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान का परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, यह भी कथन के तौर पर पूछा जा सकता है कि घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है, और एकांक समय में उन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति आपको बताया ही गया, फ्रीक्वेंसी कितनी बार कंपन होता है। अगला हमारा पॉइंट है जो बेसिक जानकारी देता है, प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या की गणना करे तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। और इसे सामान्यतः ग्रीक न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक हर्ज यानी प्रतीक HZ है।
अगला हमारा पॉइंट है, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों की किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग की आवृत्ति काल कहते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, आवृत्ति को ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक हर्ज और प्रतीक HZ है। और इसे भी याद रखिएगा कि दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्त काल कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्त काल कहलाता है और इसे T अक्षर से निरूपित करते हैं। तो याद रखिएगा, आवर्त काल का SI मात्रक सेकेंड है और इसे T अक्षर से निरूपित करते हैं। SI मात्रक तो आपको बताया ही गया कि सेकेंड है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवृत्ति तथा आवर्त काल के बीच संबंध को V बराबर 1/T से प्रदर्शित करते हैं। यानी आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल। आवृत्ति से न्यू से व्यक्त किया जाता है और 1/T होता है। आवृत्ति बराबर यानी 1/आवर्त काल। आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल, न्यू बराबर। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या कथन के तौर पर ही पूछा जा सकता है कि किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है, और जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है, और इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। अगला हाईलाइटेड पॉइंट है हमारा कि किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं और इसे A से निरूपित किया जाता है। तो याद रखिएगा, आयाम को A से निरूपित किया जाता है और किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं, और ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुलता मुख्यतः इसके आयाम से ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता और उसकी मृदुलता मूल्यतः इसके आयाम से ज्ञात किया जाता है। और इसी में इस पॉइंट को भी ऐड कर लीजिएगा कि स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होता है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, तरंग वेग के बारे में बताया गया है कि तरंग के किसी बिंदु जैसे कि एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है और वेग बराबर दूरी बटा समय। अगला हमारा पॉइंट है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो ये बेसिक जानकारी दिया गया है, तो ये भी आपको बता दिया गया। अगला हमारा पॉइंट है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, और इस पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको बताया जा रहा। तो पहला हाईलाइटेड पॉइंट है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होता है, और इसे भी याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें से ये संचरित होती है। अगला हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो ये कथन तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, और जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है, और किसी भी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारणी 11.1 में विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। तो ठोस में एल्युमिनियम में 4 मीटर प्रति सेकेंड में 6420 यानी 6420 6420। तीसरा टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। तो इसमें से जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा। तो शुरुआत में थोड़ा यहाँ बेसिक बताया गया है कि किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि किसी उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है, और परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं,
और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। तो ये जो पॉइंट हाईलाइट किया गया यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो इसे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। और ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, चाहे पॉलिश किए हुए हो या खुरदरे। इसी में एक पॉइंट निकल के आता है, प्रतिध्वनि। सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिध्वनि क्या होता है। तो किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कि किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। तो इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। और हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। तो इसमें बस यही जानने वाला था कि प्रतिध्वनि क्या होता है और हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। इसमें बस यही हाईलाइटेड है इम्पोर्टेंट। अगला है अनुरणन। जैसे कि यहाँ पर भी हाईलाइट किया गया है कि किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है और यह तब तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना पड़े। और यह बारंबार परावर्तक जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होता है अनुरणन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे इस उदाहरण के द्वारा ही, किसी हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। और अनुरणन को कम करने के लिए सभी भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे कि संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे, प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं और सीटों के पदार्थों का चुनाव इसके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर भी किया जाता है। अब जानते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। तो जैसे कि फर्स्ट में बताया गया है कि मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है, जैसे कि चित्र 11.10 में दर्शाया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं हॉर्न, मेगाफोन। दूसरा बताया गया है स्टेथोस्कोप। ये एक चिकित्सक यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। आप चित्र 11.11 में देख सकते हैं स्टेथोस्कोप। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कंसर्ट हॉल। तो इसमें सिनेमा हॉल की छतें वर्गाकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में सम्मेलन कक्ष की वक्राकार छत, ताकि ध्वनि सभी जगह पहुंच जाए, सभी के कानों में। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ टॉपिक है श्रव्यता का परिसर। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और अगला है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ कुत्ते जैसे जानवर उनका 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। और अगला पॉइंट में बताया गया है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है राइनोसिरस यानी गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके अपने संपर्क स्थापित करता है। और व्हेल तथा हाथी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्राश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। और डॉल्फिन, चमगादड़ और पोरपाइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब जानते हैं पराध्वनि के अनुप्रयोग। तो पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं और उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा पराध्वनि के अनुप्रयोग। तो पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। तो पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। और इस तकनीकी को
इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, यानी ईसीजी कहा जाता है। तो यहाँ पर इनके उपयोगों को बताया गया है। अगला उपयोग बताया गया है कि प्राध्वनि का उपयोग गुर्दों की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है और ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब जानते हैं सोनार के बारे में। तो इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो यह एक युक्ति है जिसमें जल की स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब उपकरण को जानते हैं। तो इसमें एक प्रेषित तथा एक संवेदक होता है और प्रेषित प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है और तरंगे जल में चलकर पिंड या समुद्र तल में टकराती हैं और परावर्तित तरंगे संवेदक द्वारा ग्रहण की जाती है और संवेदक इन्हें विद्युत संकेतों में बदल देता है। तो इसे आसान भाषा में समझते हैं तो यह जल में दूरी, दिशा और चाल मापने की युक्ति है और इसका यूज पनडुब्बी, समुद्र तल की खोज, जहाज़ों की लोकेशन जानने के लिए किया जाता है। दूसरा है चमगादड़ में प्राश्रव्य का उपयोग। तो चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन खोजने हेतु प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। अब जानते हैं मानव कर्ण की संरचना। तो इसमें बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण होते हैं। बाहरी कर्ण पल्लव ध्वनि को एकत्र करता है और ध्वनि श्रव्य नलिका से होकर कर्णपटह तक पहुंचती है। दूसरा है मध्य कर्ण। तो कर्णपटह पतली झिल्ली जो ध्वनि से कंपन करती है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि कर्णपटह पतली झिल्ली जो ध्वनि से कंपन करती है। और मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं, पुष्कर, निहाई और वल्लक। ये कंपनों को कई गुना बढ़ाकर आंतरिक कणों तक पहुंचाती हैं। तीसरा है आंतरिक कर्ण। तो इसमें काणवत होता है और यह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है और श्रव्य तंत्रिका इन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो इसे याद रखिएगा कि श्रवण तंत्रिका इन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करके ध्वनि को पहचानता है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आप संतुष्ट ना हो तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। मेरे समझ से जो समझ आया उसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। और ये सारे प्रश्न बेसिक से एडवांस तक हैं। तो पहला क्वेश्चन है ध्वनि किसका रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा का रूप है। सेकेंड क्वेश्चन है ध्वनि उत्पन्न होती है विभिन्न वस्तुओं में। तो घर्षण द्वारा, खुरुच कर, रगड़ कर। तो ये सब आपको शुरुआत ही में बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन 3 ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कंपनमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्वनि का संचरण होता है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 उपरोक्त सभी। तो ये सब बेसिक प्रश्न हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए माध्यम। क्वेश्चन नंबर 6 ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 ध्वनि संचरण का सामान्य माध्यम है। तो ध्वनि संचरण का सामान्य माध्यम वायु है। ये सब आपको बताया गया था हाइलाइटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 ध्वनि तरंग बनते हैं। तो संपीड़न द्वारा और विरलन द्वारा। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये सब आपको बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 जिन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। तो याद रखिएगा जिस तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 जिस तरंगों में माध्यम के कण संचरण की दिशा में कंपन ना कर तरंग की चलने की दिशा में लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करती है कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुप्रस्थ तरंग।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षण होते हैं। तो ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षण आवृत्ति, आयाम, वेग उपयुक्त सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरित होती है तो निम्नलिखित में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व और दाब दोनों में परिवर्तित होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, किस तरंग का संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहां घनत्व और दाब दोनों अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो याद रखिएगा, किसी तरंग का संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहां घनत्व और दाब दोनों अधिक होता है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, विरलन होता है। तो विरलन निम्न दाब का क्षेत्र जहां कण दूर दूर हो जाते हैं, तो विरलन होता है। क्वेश्चन 11, किसी तरंग का शिखर कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिंग। क्वेश्चन नंबर 19, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। तो याद रखिए, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? तो आवृत्ति कहलाती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आंसर हो जाएगा बी। इसमें जितने भी प्रश्न हैं टोटल 70, ये इस चैप्टर का सारे निचोड़ हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट से जैसे जैसे प्रश्न स्टार्ट हुए हैं सारे बेसिक से एडवांस तक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 24, आवर्तकाल का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखिए, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 25, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच के संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। तो T बराबर 1/n। क्वेश्चन नंबर 26, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तारत्व। तो याद रखिएगा, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, किसी माध्यम के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी माध्यम के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ध्वनि के प्रबलता और मृदुलता निर्भर करती है ध्वनि के आवृत्ति पर। आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता और मृदुलता निर्भर करती है ध्वनि के आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि का प्रबलता अधिक होगा? तो गिटार, ढोलक, कार का हॉर्न, बांसुरी। तो आंसर हो जाएगा सी, कार का हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किसी ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य आवृत्ति एवं उसके वेग में संबंध को व्यक्त करते हैं। तो वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि की तीव्रता। तो याद रखिए, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबलता। तो याद रखिएगा, ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप प्रबलता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घटती है। तो याद रखिएगा, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसका आंसर हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकंड होगी। आंसर हो जाएगा ए।
331 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 37, 25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1531 मीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि। तो याद रखिएगा जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का प्रास है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो याद रखिएगा सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का प्रसार है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 41, ध्वनि का परावर्तन होता है तो चिकनी सतह से, खुरदरे सतह से, पानी की सतह से। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42, एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग। तो तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसी तार का तार खींचने से तार में क्या होगा? तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा ए। तो याद रखिए सितार का तार खींचने से तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। तो याद रखिएगा शीर्ष और समीप वाले सतह के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक तरंग के आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो आवर्त काल का मान 0.01 सेकेंड होगा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, वह दूरी जो संपीड़न या विरलन प्रति इकाई समय में तय करता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे संपीड़न के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी, संपीड़न। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर गति करती है तो यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है जिसे कहा जाता है। तो इसे विरलन कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी, विरलन। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रव्य तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ध्वनि है तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग। तो याद रखिएगा ध्वनि यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, समुद्र जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में प्रासव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए किस तकनीक का व्यवहार किया जाता है? वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53, मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्णवत। क्वेश्चन नंबर 54, ध्वनि तरंग की आवृत्ति ध्वनि की स्रोत की एक विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक यांत्रिक तरंग में एक विक्षोभ एक माध्यम से फैलता है। आंसर हो जाएगा ए। तो याद रखिएगा एक यांत्रिक तरंग में एक विक्षोभ एक माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 56, सोनार एक पूर्ण रूप क्या है? तो ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग। तो सोनार का पूर्ण रूप क्या है? ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, धातु के भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है। तो प्रासरव्य तरंगों का उपयोग होता है। धातु के भारी रचना के अंदर टूट का पता प्रासरव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि प्रासरव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं इसे। आपको बताया गया था प्रासरव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाले यंत्र को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 59 है कि स्रोत का कंपन शीघ्रता से होने पर आवृत्ति इतनी अधिक होती है तो उसका तारत्व कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिक होगा। याद रखिएगा, स्रोत का कंपन शीघ्रता से होने पर आवृत्ति उतनी अधिक होती है तो उसका तारत्व अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस कारण से एक ही समय पर हम एक से ज़्यादा ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तारत्व। तो याद रखिएगा, किस कारण से एक ही समय पर हम एक से ज़्यादा ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो इसका कारण है तारत्व। क्वेश्चन नंबर 61 है कि तरंग के द्वारा संचरित होता है। तो तरंग के द्वारा ऊर्जा संवेग संचरित होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि तने धागे में संचरित हो सकता है। तो तने धागे में अनुप्रस्थ तरंग संचरित हो सकता है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक लंबी कमानी क्षैतिज दिशा में टांग कर रखी गई है और इसके एक छोर को उसकी लंबाई की ओर धक्का देने में कमानी में संचरित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि ध्वनि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ध्वनि परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग होता है। तो मेगाफोन में, लाउडस्पीकर में और कर्णतुर्य में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तन के कारण होता है, इसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुरणन कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तन के कारण होता है तो इसे कहते हैं अनुरणन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व खाली स्थान दाब को दर्शाता है। तो याद रखिए, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को दर्शाता है, आंसर हो जाएगा बी, अधिक। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राश्रव्य संसूचक का। तो पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी का पता लगाने में प्राध्वनि संसूचक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार के तरंग को प्रदर्शित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपको ये बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसी प्रश्न के साथ ये हमारा टोटल 70 प्रश्न कंप्लीट होता है और ये सारे प्रश्न बेसिक से एडवांस तक थे जो आपको बता दिया गया। अगर आप इन 70 प्रश्न को भी कर लेते हैं तो इसके बाद भी आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या है कि इसमें पूरा बेसिक से प्रश्न शुरू हुए हैं और जो एडवांस तक लिए गए हैं। और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के थे जो आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।